कल हमने फंडामेंटल राइट फिनिश कर लिया, थ्योरी भी देख ली और यूपीएससी के पीवाईक्यू भी देख ली। जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देख लो। आज हम शुरू करेंगे अपने डीपीएसपी से, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। उसका नाम ही क्या है? डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव्स मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टिव्स होते हैं जब हम किसी को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मीन दीज आर इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट। जिस स्टेट को इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जब भी कोई पॉलिसी बनाएं उसमें इन चीजों का ध्यान रखें। तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्टिफिएबल है कि नहीं है? ये चीज हम बाद में देखेंगे जस्टिफिएबल है कि नहीं है। तो पहले बताओ भाई इसका सोर्स क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सोर्स क्या है? हाँ, एक तो हमने आयरिश का कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया, साइलेंट फीचर में आपको लिखवाया था हमने, बारो फीचर कौन कौन से थे, ठीक है। तो दूसरा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने बोला था हमारा 75% जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ से लिया गया? 1935 के एक्ट से लिया गया। तो उसी में जो डायरेक्शंस की बात भी की गई थी, ठीक है। वाहन से लेके हमने आइडिया वाहन से आ गया, फिर हमने इसको कहाँ पे देखे, सेम फीचर कहाँ पे बने हुए थे? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में थे, उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया इनको, ठीक है। अब ये क्या है, इनका नेचर क्या है? जस्टिशिएबल है कि नॉन जस्टिशिएबल? एक तो इनका पहले नेचर क्या है? पॉजिटिव नेचर। जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्शन है, स्टेट की पावर को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसकी आर्बिट्री पावर को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो फंडामेंटल राइट नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। कुछ एक दो पॉजिटिव था वो मैंने आपको बताया था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैसे है? जिस स्टेट को कह रहे हैं कि आप इन चीजों को करोगे, ठीक है, कानून बनाने में इन चीजों का ध्यान रखोगे, तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये क्या है? पॉजिटिव वाले। वो स्टेट को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं फंडामेंटल राइट। एक चीज समझ आ गई। दूसरा, फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट 226 के अंडर रिट इश्यूज कर सकता है, जिसमें हाई कोर्ट की रिट जो होती है वो वाइडर होती है, आपको दिखाया, पिछली वीडियो देख सकते हो आप, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया राइट, दो किस्म के हो गए। कौन से हो गए? एक जस्टिशिएबल, एक नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल वो राइट है जिनके वायलेशन पे आप कहाँ पे अप्रोच कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। ये जस्टिशिएबल नॉन जस्टिशिएबल का कंसेप्ट कहाँ से आया? एक सप्रू कमेटी बनी थी 1945 में, जिसने राइट को सेग्रीगेट किया था किसमें? जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल। लिख लो आप, सप्रू कमेटी 1945। इस कमेटी से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें देखी गई हैं। बेसिकली जो हमारा डायरेक्ट सोर्स नहीं है, इंडायरेक्टली इससे भी बड़ी इंस्पिरेशन मिली थी इस कमेटी की रिपोर्ट से, ठीक है। तो इस कमेटी ने क्या किया था? सेग्रीगेट राइट्स इनटू जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल राइट कौन से हो गए? फंडामेंटल राइट। नॉन जस्टिशिएबल कौन से हो गए? डीपीएसपी। कभी सिंपल ऐसा ही पूछ लेता भाई, कौन से जस्टिशिएबल है, कौन से नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल कौन सा हो गया? डीपीएसपी। समझ आ गया? इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते इनके वायलेशन पे, ठीक है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसने आइडिया दिया था कि इनको ऐड किया जाए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड करने के लिए किसने आइडिया दिया था? सर BN राव, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट को डिवाइड किया गया था ना, जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल। वो आइडिया किसने दिया था? सर BN राव ने। उन्होंने भी कहां से देखा होगा? इसी कमेटी से देखा होगा, ठीक है। मैंने इसलिए बोला इस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? इंडायरेक्ट रिपोर्ट थी। 350 पेजेस की एक कमेटी की रिपोर्ट थी। उसमें लगभग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, वैसे उसने पूरा बना के दिया था एक, ठीक है।
तो ये बड़े कम लोगों को पता होता है, ठीक है। वैसे आइडिया जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आइडिया किसने दिया था जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल का? सर BN राव, ठीक है, उनको एडवाइजर भी बोला जाता है। तो सर BN राव ने इसका आइडिया दिया था, सर BN राव, ठीक है। एडवाइज्ड जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल ठीक है। इन्होंने कब दिया था? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस चल रही थी, ठीक है, तब इन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है। समझ आ गया? अब इसका सोर्स पता आपको क्या सोर्स है? सोर्स क्या है DPSP का? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सेकंड सोर्स क्या है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। फैक्चुअल चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है, जा रखा करो। और आर्टिकल 37 क्या बोलता है? आर्टिकल 37 क्या बोलता है? DPSP आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस। आर्टिकल 37 में कहा गया है DPSP आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस। DPSP आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस। अगर आपको गवर्नेंस करनी है तो उसके लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए हमें किसकी जरूरत है? DPSP की जरूरत है, ठीक है। आर्टिकल 36 तो स्टेट के बारे में बोल देता है, ठीक है। 37 किसके बारे में आ जाती है? गवर्नेंस के बारे में बताया जाता है हमें, ठीक है। मेनली इन चीज़ों को आपको बेसिक पता होना चाहिए, किसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो याद रखना नॉन जस्टिसेबल है, आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते। सोर्स आपको पता है 35 एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर एक इसके लिए दीज आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस, ठीक है। और DPSP क्या है? एक किस्म की इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जब भी गवर्नेंस करे इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब हमने क्या कर लिया कि अपनी सहूलियत के हिसाब से DPSP को हमने अलग अलग आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड कर लिया है, ठीक है। कौन कौन से बेसिस पे किया? आइडियोलॉजी में कौन कौन से प्रिंसिपल पे? सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल। वैसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उसमें तो डायरेक्ट दिया गया है, ठीक है। और कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है हमारे DPSP। किसमें? पार्ट 4 का हिस्सा है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। तो हमने इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो हमने खुद डिवाइड किया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया। देन गांधीयन प्रिंसिपल जो मैच हो रहे होंगे, ठीक है। देन लिबरल प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल क्या होंगे? गांधी जी किसको सपोर्ट करते हैं? विलेज इकोनॉमी को, ठीक है, ग्रास रूट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, पंचायती राज, ठीक है, कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव, इन सारी चीजों को कौन करते हैं? गांधी। लिबरल कौन से होते हैं? जो जिसको आप देखते हो आजकल मॉडर्न आउटलुक वाले, ठीक है, इस चीज की लिबर्टी, जो लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, वो आगे। सोशलिस्ट क्या है? जो कहते हैं मीन ऑफ प्रोडक्शन किसके अंडर हो? स्टेट के अंदर। इन चीजों का स्टेट ध्यान रखेगी, ठीक है, वो सोशलिस्ट वाले हो गए। सामाजिक जो समाज की बात करते हैं, ठीक है, समझ आ गया? सोशलिस्ट हो गए ना, जो बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वो कौन देखेगा? स्टेट देखेगी, ठीक है। और स्टेट आगे बंदे के नीड के हिसाब से उनको डिवाइड करेगी, जिसको जितनी जरूरत होगी स्टेट उतना उसको दे देगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड के हिसाब से सोशलिस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। उसमें कौन कितना डिजर्व करता है उसको दे देंगे, ठीक है। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी न्यूट्रिशन डिमांड क्या है? ज़्यादा है एक नॉर्मल लेडी से, तो फिर हमें गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? ऐसी पॉलिसीज, ऐसी स्कीम लानी पड़ती है जिसमें एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको
अच्छी न्यूट्रिशन दी जाए। चाहे वो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम बनाएगी ना, तो वो कहाँ से आइडिया आ रहा है हमें, डीपीएसपी से आ रहा है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आइडिया कहाँ से आ रहा है, डीपीएसपी से आ रहा है, ठीक है। कि गौ स्लॉटर को बैन करना आइडिया कहाँ से आ रहा है, डीपीएसपी से आ रहा है। पंचायती राज को अच्छा बनाना है, ठीक है, 73rd 74th अमेंडमेंट की गई थी, तो कहाँ से आइडिया मिला था, डीपीएसपी। मतलब गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन है, एक पाथवे दिखाता है कि अगर अच्छी गवर्नेंस करनी है तो उसके लिए इन इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। इनका मेन रोल ही क्या है, गवर्नेंस में। अब आगे हम देखेंगे कौन सा प्रिंसिपल किसके अंडर आएगा, और आपको आर्टिकल नंबर याद रखना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेगा ये कौन सा आर्टिकल नंबर है, ठीक है। ये तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। हेडिंग डाल लो सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट में आ जाएगा आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 बोलेगा प्रमोट वेलफेयर, सिक्योर जस्टिस, और जो हमारे डीपीएसपीज हैं ये भी वेलफेयर की बात करते हैं। किसकी, याद रखना, वेलफेयर की बात, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेलफेयर की बात किसमें कही गई है, फंडामेंटल राइट में या डीपीएसपी में। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहाँ से आया, डीपीएसपी। वेलफेयर स्टेट लिख लो कहीं साइड में, ठीक है, याद रहेगा। तो जस्टिस आपको पता ही कौन कौन सी जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड and minimize inequalities। बोलता है कि इनइक्वालिटीज को कम किया जाए, ठीक है। इन इनकम, इनइक्वालिटीज कहाँ पे, इन इनकम एंड स्टेटस। तो इसमें वेलफेयर की बात आ गई, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज की बात हो गई, समझ आ गया। तो ये किसके अंडर है, आर्टिकल 38 में हो सकता है, ठीक है। देन वैसे ही आर्टिकल 39 आ जाएगा, जस्टिस की बात भी है, ठीक। इनइक्वालिटीज आपने देख लिया। आर्टिकल 39 बोलेगा लाइवलीहुड फॉर ऑल, लाइवलीहुड की बात हो रही है। लाइवलीहुड में भी क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। इसमें जेंडर इनइक्वालिटीज की भी बात होगी। अगर एक वुमेन और मैन दोनों काम कर रहे हैं सेम, तो उसके लिए क्या होगा, इक्वल पे होगी इक्वल वर्क के लिए, ठीक है। देन इसमें आ जाएगा इक्वल पे इक्वल वर्क। लाइवलीहुड अच्छी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें हो सकता है कि अगर आप किसी और बुक में देखोगे उसमें डिवाइड मिलेगा 39B, C, ठीक है, ऐसे डिवाइड होगा। अभी हम सिंपली इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें हमने अमेंडमेंट करके भी ऐड की गई हैं। 39A, 39A बोलता फ्री लीगल एड टू पुअर। ये मैं सिंपली शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, अभी आपको इसकी जो डिवीजन आपको कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। फ्री लीगल एड टू पुअर, जो गरीब लोग होंगे उनको लीगल एड चाहिए, ठीक है। लीगल एड में क्या हो गया, उनको लॉ की जानकारी चाहिए। उसके लिए हमने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नालसा टाइप बनाया गया है, ठीक है। वो क्या करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनको लीगल एड मिलेगी। देन आर्टिकल 41,
आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, इसमें आ जाएगा हमारा लीगल एड भी लिख लो, फ्री लीगल एड, ठीक है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, असिस्टेंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, असिस्टेंस फॉर अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए भी कुछ गवर्नमेंट सोचे। अनएम्प्लॉयड हो गए, ओल्ड हो गए, सिक हो गए, डिसेबल्ड हो गए, जैसे अभी गवर्नमेंट बोल रही थी हम क्या कर दें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सुना यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट, पीछे न्यूज में रहा था। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में क्या होगा, गवर्नमेंट सब लोगों को क्या कर देगी, पे दे देगी हर महीने का, भाई 5,000 सबको मिलेगा, जहाँ 10,000 अभी इस आइडिया पे वर्क किया जा रहा है। किसमें क्या सबको दिया जाएगा, जहाँ उसमें इकोनॉमिक बेसिस पे देखा जाएगा। मोस्टली गवर्नमेंट किस पे कर सकती है, ओल्ड एज पे, अनएम्प्लॉयड को, ठीक है, असिस्टेंस फॉर अनएम्प्लॉयड लिखो, एम्प्लॉयड नहीं, असिस्टेंस फॉर अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए ऐसा करते गवर्नमेंट, जो अनएम्प्लॉयड है उनको हर महीने का 1,000 रुपया मिलेगा, ठीक है, अगर वो पढ़े लिखे। इन सारी चीज़ों को किया जा सकता है वर्क के लिए, ठीक है। असिस्टेंस दी जाएगी किसके लिए, अनएम्प्लॉयड, ओल्ड एज, सिक, डिसीज, उन लोगों के लिए। जैसे आयुष्मान भारत वाली स्कीम है, वहाँ पे ओल्ड एज जो लोग होते हैं, सिक लोग होते हैं, उनको क्या किया जाता है, फ्री में इलाज मिलता है, ठीक है, 5 लाख की असिस्टेंस मिलती है ना, वैसी चीजें। देन आर्टिकल 42 ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क होता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे वर्क की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वो गैस चैम्बर में काम कर रहे हो, वहाँ पे बंदा मर ही जाए काम करने से, ठीक है, तो वहाँ के इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। देन मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव अभी भी गवर्नमेंट देती है ना, मैटरनिटी लीव 60 डेज की, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी के बाद वुमेन को मैटरनिटी लीव 60 डेज की मिलती है, ठीक है, जिसमें उनको पे भी मिलता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें, ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, मैटरनिटी लीव, ये सारे आइडियाज कहाँ से मिल रहे हैं हमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ही मिल रहे हैं। देन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, लिविंग वेज फॉर वर्कर, आर्टिकल 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर, ठीक है, वर्कर को लिविंग वेज, ऐसा नहीं है कि भाई उनसे काम की करवा रहे हो आप उसको 2,000 रुपया महीना दो, 5,000 रुपया महीना दो, ठीक है, उसको जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड है, जैसे अभी 18,000 कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, वो एक ही उसको मिनिमम वेज मिलनी चाहिए। अब रब करते हैं बाकी वालों को लेते हैं, इसको याद रखना। 38 में कौन किसके लिए, वेलफेयर के लिए, जस्टिस उनको प्रोवाइड किया जाए और इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है। उसमें इनइक्वालिटीज में इनकम भी देखी जाएगी और स्टेटस भी। 39 लाइवलीहुड देखा जाएगा, ठीक है, मीन उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, मीन जैसे जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट उसमें इक्वालिटी हो, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, वुमेन और मैन दोनों की इक्वल पे होगी, बड़े बार एग्जाम में आए। 39 है लीगल एड टू पुअर, ठीक है, अगर उनको ला की या किसी चीज में असिस्टेंस होगी लीगल, वो गवर्नमेंट से फ्री मिलेगा, ठीक है, जैसे होता है ना फ्री में सरकारी वकील भी मिलता है कोर्ट में, वही होता है, ठीक है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, असिस्टेंस होगी गरीबों के लिए, ओल्ड एज, सिक, बीमारों के लिए, डिसेबल के लिए, ठीक है, डिसेबल के लिए गवर्नमेंट उनको क्या देती है, कैटेगरी देती है ना, जिससे उनको नौकरी में भी बेनिफिट होता है, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होती। 42 ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव। 39 लिविंग वेजेस फॉर वर्कर, ये उनको एक अच्छी बेस मिले।
इसको आपको एक बार याद कर लो, रट लो, एग्जाम में सेम टू सेम आर्टिकल पूछ लेता वो। आपको स्टेटमेंट लिखी होगी, आपको बताना होगा इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आएगा। देन आर्टिकल 43A 43 होगा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। पार्टिसिपेशन, वर्कर की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। मीन्स कि जब भी आप कुछ भी इंडस्ट्री में रूल्स बनाओ, लेबर कोड आते हैं, ठीक है, बड़ी सारी चीजें आती है, तो उसमें किसको पूछा जाए? उनको भी तो पूछो जिसको काम करना है, ठीक है। सारे रूल खुद ही बनाए जा रही है स्टेट, तो इसको भी पूछो, उनकी पार्टिसिपेशन भी हो वर्क में, ठीक है। उनको क्या अच्छा लगता है वो भी पूछा जाए। देन आर्टिकल 47 बोलेगा बेटर न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है। अभी कोविड में सबको फ्री में वैक्सीन लगी, पब्लिक हेल्थ का इशू आ गया, आयुष्मान कार्ड सबको मिला, पब्लिक हेल्थ का, ठीक है। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको मत ध्यान में देखो, ठीक है। न्यूट्रिशन का गवर्नमेंट फ्री में, आंगनबाड़ी में देख लो वहाँ पे फ्री में न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन दिया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, ठीक है। ये हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल थे। अब हम देखेंगे गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। जो गांधी जी की आइडियोलॉजी से मैच करते होंगे वो गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल अब हम एक काम पे देखेंगे, ठीक है। देखो जैसे कोविड का टाइम आया तो कोविड में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में आपने देखा होगा लोग सिटी से कहाँ पे चलना शुरू हो गए, गांव में। ट्रेनें फुल हो गई, बसेस लगानी पड़ी गवर्नमेंट को, एनजीओ को। कुछ लोग तो 600 किलोमीटर ही पैदल ही चलना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आपने देखा कि लोग फिर से कहाँ पे गए, अपने रूट्स की तरफ, ठीक है। इसलिए क्या बोला जाता है, ग्रास रूट डेवलपमेंट की बात की थी गांधी जी ने, ठीक है। अरे किसी भी पेड़ की रूट ही स्ट्रांग नहीं होगी, कंट्री की जो गांव की इकोनॉमी है वो ही स्ट्रांग नहीं होगी। पुराने जमाने में हमारी क्या थी, विलेज इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनेबल थी, ठीक है। वो विलेज में ही हर चीज बनती थी, विलेज में ही फैक्ट्री थी, ठीक है। वो सरप्लस में प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो अंग्रेजों ने आके उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो गांधी जी ने उसी पे ध्यान दिया, ठीक है, कि हमें विलेज इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है। वो मास प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे थे, गांधी जी कहते थे प्रोडक्शन बाय मासिस। मासिस होते हैं आम लोग, आम लोग प्रोडक्शन करेंगे, देश के अंदर क्या होगी, समृद्धि होगी, डेवलपमेंट होगी। मास प्रोडक्शन क्या हो गया, मास प्रोडक्शन हो गया फैक्ट्री लगा दो, तो फैक्ट्री में आपने इतनी प्रोडक्शन कर दी, उसका फैक्ट्री का मालिक कौन होगा, एक ही बंदा। कुछ ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेकिन वो इतना प्रोड्यूस करे जा रहा है तो सारा उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी होगी। ऐसा ही तो हो रहा आजकल, ठीक है। कैपिटलिज्म छाया हुआ है, वो अंधाधुंध प्रोडक्शन किए जा रहा है, एक ही बंदा अमीर होता जा रहा है, इनइक्वालिटीज बढ़ रही है। डीपीएसपी क्या कहता है, इनइक्वालिटीज को क्या करो, रिड्यूस, मिनिमाइज करो। तो अगर हर बंदे के पास काम होगा तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी आके सेल्फ सस्टेन हो जाएगी। एक ही बंदे के पास काम होगा तो कुछ ही लोगों को असिस्ट कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हमें गांधी जी के प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद कोविड के बाद गांधीयन प्रिंसिपल ज्यादा हाईलाइट हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंस समझ आ गई, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमें मॉडर्न इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, मीन क्या होना चाहिए, दोनों का ब्लेंड होना चाहिए, मॉडर्न सिस्टम प्लस विलेज इकोनॉमी। गांधीयन प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखो। तो क्या
इनका आ जाता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में एम्पावर विलेज पंचायत, इसी के लिए हमने क्या किया था, 73rd जो अमेंडमेंट है वो इसी के लिए हुई थी। देन आर्टिकल 43 आ जाएगा हमारा, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। हमने पीछे भी 43 लिखा था, लिविंग वेज फॉर वर्कर, उसमें कौन सा आर्टिकल? 43 दोनों में ही है, दोनों में ही है, इधर भी और सेम ही है, ठीक है। देन प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B, उधर 43A भी था ना, इधर क्या 43B, 43 दोनों में ही आएगा, सोशलिस्ट और प्रिंसिपल में भी आएगा, ठीक है। इसमें प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, प्रमोट कॉर्पोरेट सोसाइटी, बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री वाला हो गया ना 43। तो गांधी जी ने इसलिए क्या किया था, आजादी के उन्होंने सबको क्या दिया था, चरखा, चरखे से क्या हो गया था, सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी। हर बंदे को लग रहा था कि भाई कि मैं खुद के कपड़े पहनूंगा, अंग्रेजों का बनाया हुआ नहीं पहनूंगा, इससे क्या होगा, जो हम आत्मनिर्भर भारत की आज बात करते हैं, मेक इन इंडिया, तो वो गांधी जी का दिमाग देखो उस जमाने में इतना चल रहा था, वो मेक इन इंडिया की बात ही कर रहे थे कि इंडिया में चीजें बनाओ, आत्मनिर्भर बनो, ठीक है, बाहर से इंपोर्टेड प्रोडक्ट मत लो। जब अंग्रेजों का बिजनेस ही ठप हो जाएगा, अंग्रेज यहाँ पे रह के क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने बायकॉट का प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या है, अंग्रेजों को कॉपरेट मत करो, बायकॉट करो, ठीक है। अगर वो मूवमेंट तब नहीं रोकते थे, शायद हमें फ्रीडम पहले ही मिल जाती थी, ठीक है। देन आर्टिकल 46, इसमें क्या है, विलेज, इसमें पंचायत वाला आ गया, इसमें कॉटेज इंडस्ट्री आ गई, इधर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, आर्टिकल 46 बोलेगा प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक interests of SC, ST and weaker section, वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट के लिए बोल रहा है, SC ST के लिए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट की बात कर रहा है, उनका एजुकेशन, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात आर्टिकल 46 में। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या दिए हैं, रिजर्वेशंस दी हैं उनको, ठीक है। देन आर्टिकल 47 प्रोहिबिट intoxicating drinks and drugs, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ड्रिंक्स में क्या गया, इंटॉक्सिकेटिंग क्या होगी, कोई भी ऐसी चीज जिससे लोगों की मृत्यु हो जाए, ठीक है, जहर वाली, जहरीली शराब बैन है, ठीक है, ऐसे ड्रग्स जो लाइफ थ्रेटनिंग है वो बैन है, ठीक है। देन आर्टिकल 48 प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउ, प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउ, स्लॉटरिंग ऑफ काउ, उसमें और भी एनिमल्स हैं, ठीक है, मेन क्या है, प्रोहिबिट स्लॉटरिंग ऑफ काउस, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रख के गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है।
गांधीयन प्रिंसिपल समझ में आ गए। इसमें प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउ कॉब्स एंड अदर मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल्स, ठीक है। इसमें बाकी सारे जानवर भी हैं, ठीक है। जैसे काउ लिख लिया आपने, स्लॉटर ऑफ काउस, एंड अदर मिल्च एनिमल हो गए जो दूध देने वाले जानवर, मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे लिबरल प्रिंसिपल्स। समझ आ गए गांधी जी के मेन वही सिंपल से उनके आइडिया है। गांधी जी की वही विचार थे, क्या नहीं करो, हिंसा मत करो, ये वही बोल रहे हैं, स्लॉटरिंग मत करो, हिंसा मत करो, विलेज इकोनॉमी को ऊपर देख लो, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हरिजन्स की बात की थी उन्होंने, SC ST को वो क्या बोलते थे, हरिजन। जे हरि के मीन भगवान की आगे संतान है, तो इधर वही बात करें SC ST की, ठीक है। तो मतलब गांधी जी के आइडिया से जो चीजें मैच होती थी वो हमने सेग्रीगेट कर दी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे लिबरल प्रिंसिपल्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल होंगे जिसमें इन चीजों को साथ होंगे। जैसे आपका सबसे इम्पोर्टेंट अभी न्यूज में है आर्टिकल 44 UCC के बारे में है ना, सिक्योर यूनिफॉर्म बड़े बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके ऊपर ऐसे लिखने के लिए भी UPSC आपको दे सकता है, CPF के एग्जाम में, ठीक है। मेंस में आपको ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या नीड है या नहीं है इसका, ठीक है। इसका फॉर और अगेंस्ट हमें पता होना चाहिए। बहुत सारी डिबेट इस पे चलती रहती है। आर्टिकल 45 केयर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन टिल 6 ईयर ऑफ एज, इसमें तो आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसमें केयर और एजुकेशन की बात की जा रही है जो छोटे बच्चे हैं 6 साल तक की एज तक के, ठीक है। ये भी अमेंडमेंट से ही ऐड हुआ था, आपको पता है। देन हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा एटी 86 अमेंडमेंट से ऐड किया गया था ना इसको, 2002 में 86 अमेंडमेंट हुई थी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में कहा जाता है एग्रीकल्चर एंड ये हमें कहाँ पे मिलता है, आंगनबाड़ी का जो प्रिंसिपल आया, आंगनबाड़ी में बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी ऑन साइंटिफिक लाइन। अब आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर मॉडर्न हो गया, मॉडर्न मशीनें आ गई हैं, ड्रोन से अब क्या किया जा रहा है, स्प्रे की जा रही है, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो यूरिया, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में आ रही है, ठीक है। ड्रोन से स्प्रे देखा, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिससे वाटर की वेस्टेज
कम हो। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पर क्रॉप मीन क्या है, पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप स्कीम है, ठीक है। सोलर पंप है जिसको सुमन स्कीम के अंडर है, ठीक है। बहुत सारी अब साइंटिफिक चीजें एग्रीकल्चर में भी इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री किस पे लाइन पे होनी चाहिए, साइंटिफिक पे, ठीक है। देन 48A इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने देखो कितना कुछ किया है, ये कितने सारे लॉज लाए हैं, बायोफ्यूल पॉलिसी भी चल रही है अभी, ठीक है। हम आपने वो क्लाइमेट चेंजेस की वो समिट्स भी देखी है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे COP टाइप्स होती हैं। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, अभी COP 28 हुई है, ठीक है। एक INDC का कंसेप्ट आता है, इंटेंडेड नेशनल डेटरमाइन, ठीक है, डेटरमाइन कंट्रीब्यूशंस। हर कंट्री अपने हिसाब से क्या करेगी कि वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाए, ठीक है। जैसे प्लांटेशन ड्राइव की जाती है, एफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। बड़े सारे ऐसे चलते रहते हैं ना कंपेन इन्वायरमेंट को लेके। आइडियाज कहाँ से, इसी से। प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट आर्टिकल। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स। इसमें इन्वायरमेंट की, इसमें मॉन्यूमेंट की बात की जा रही है। अभी हमने पीछे पढ़ा था सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये भी कहाँ पे, आर्टिकल 50 में बड़े बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। 50 और 51 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 में बात की जाती है इंटरनेशनल पीस की, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखी जाए, सिक्योरिटी की, एंड आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है, अब दो लोगों की झगड़ा हो गया तो उसको सॉल्व किया जाए एमिकेबली, ठीक है। टेबल पे बैठ के उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। वहाँ पे आर्बिट्रेशन होगी, ठीक है। तभी जो UN बनाया गया था, ठीक है। तो कि दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी रहे, आर्टिकल 51। तो इसलिए इंडिया की भी पॉलिसी क्या है, हम बाकी देशों के साथ क्या करते हैं, फ्रेंड रिलेशन बना के रखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 51 जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बनाई गई ना मोदी जी की, जब सिलेक्शन हुई थी PM की, तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी लाई थी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। और हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट पहले हुए हैं, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। और गुजराल डॉक्ट्रिन, जो हम अपने नेबर्स को के साथ क्या बोलेंगे उनको, भाई आप सिर्फ क्या करें, हमारी खिलाफ कभी भी अपनी लैंड को इस्तेमाल ना होने दें। वो हम रेसिप्रोसिटी की बात भी नहीं करते गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर। वह एक छोटा देश है नेपाल, हम तो ऐसा नहीं कर सकते भाई जितना आप हमारे साथ करोगे उतना हम आपके साथ करेंगे। वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोसिटी। भाई जितनी आप हमारी हेल्प करेंगे उतनी ही हम आपकी हेल्प करेंगे। अब छोटी कंट्री से हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं ना कर सकते वो भी उतना ही करेगी। तो इसलिए हमने क्या कहा कि रेसिप्रोसिटी की भी हम बात नहीं करेंगे। हम आपको ज़्यादा देंगे, ज़्यादा हेल्प करेंगे, बट आपको क्या करना है, अपनी टेरिटरी हमारी टेरिटरी के अगेंस्ट यूज़ नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आप हमारे दुश्मन को अपनी टेरिटरी में बिठा दो, हमारे लिए खतरा बन जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये हमारे प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि भाई फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब आपने पढ़ा इसको, आपको भी लग रहा है यार बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। अब एक टाइम आएगा जब लोगों में इसमें क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फंडामेंटल राइट बोलेगा मैं पढ़ा हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलती है मैं पढ़ा हूँ, और इसी में सुप्रीम कोर्ट में केस चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग केस में अलग अलग अपनी जजमेंट देगी, ठीक है। अब हमें उन केसों के नाम पता होने चाहिए कि इस कन्फ्लिक्ट में कौन कौन से केस
होते हैं, ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो वाले केस, ठीक है। और आज फाइनल कंडीशन क्या है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, आज हमारे पास लीगल पोजीशन क्या है वो देखेंगे, ठीक है। आगे लिख लो डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया, दोनों में डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल राइट किसकी बात करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट की बात करता है। डीपीएसपी पॉजिटिव नेचर के हैं, फंडामेंटल राइट नेगेटिव के हैं। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल। ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस। अब हम देखेंगे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। उससे पहले एक लिख लो कि न्यूली एडिड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस किस अमेंडमेंट से आए थे, कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। न्यूली एडिड डीपीएस जो बाद में ऐड की गई थी, एक तो आती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कब होती है, 1976, इसको ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, इसके अंदर लिख लो आर्टिकल 39F, 39A, 43A एंड 48A। अभी हमने जो देखा, हमने ज़्यादा ए बी कुछ नहीं देखा, ठीक है, हमने उसके पार्ट में नहीं देखा, हमने सिंपल जो देखे हैं, ठीक है। जैसे हमने 39 को एक ही पढ़ा, लेकिन 39 के अंदर 6 अलग अलग पार्ट्स भी हैं, ठीक है, अगर हम डिटेल में देखेंगे तो। देन ये आ गया, फिर उसके बाद कौन सी हुई है, 42 के बाद कौन सी आई थी, 44th कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कब हुई थी, 1978। किस पार्टी ने की थी, जनता पार्टी ने। कल आपको एमसीक्यू करवाया था इस पे, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है किस गवर्नमेंट के अंडर हुई थी। इसके अंदर आर्टिकल कौन सा है, 38(2) आता है इसके अंदर, ठीक है। देन फिर 86 अमेंडमेंट से कौन सी हुई थी, 86 कब हुई थी, 2002 में। इसके अंदर कौन सा आया था, जो एजुकेशन वाला था, चेंजेस इन आर्टिकल 45, 6 साल के बच्चों को एजुकेशन का जो अधिकार मिला था इन आर्टिकल 45 इससे ऐड हुआ। देन फिर 97 पता होने चाहिए, 97 कॉन्स्टिट्यूशन कब हुई थी अमेंडमेंट, 2001 में। ये किसके रिलेटेड थी, कोऑपरेटिव से। किसके रिलेटेड, आर्टिकल 43B, ठीक है। जो हमने पीछे शेड्यूल पढ़े थे ना, कि नए नए शेड्यूल ऐड हुए थे, उसमें भी चेंजेस हुई थी, समझ आ गए। इससे बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सिंपली ये पूछ लेगा भाई कौन सी अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल ऐड किए, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 97 हुई थी 2011 में, 43B कोऑपरेटिव से रिलेटेड। 86 वाली आ गई 6 साल तक के बच्चों की एजुकेशन, ठीक है। 44th में आ गया आर्टिकल 38(2), ठीक है। 42nd में सबसे ज्यादा आए थे, 39B, 39A, 43A, 48A, ठीक है। अब हम इनका कॉन्फ्लिक्ट देख लेते हैं, डीपीएसपी वर्सेस डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। अब एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, वही कहानी इनकी भी, ठीक है। तो ये बोलेगा भाई मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, वो बोलेगा मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, ठीक है। इसमें बड़ी सारी हमारे पास जजमेंट आती है। सबसे पहले केस लिखेंगे हम
ठीक है। इसमें सबसे पहले केस हमें देखने को मिलता है चंपाकम दोराजी, चंपाकम दोरायराजन, चंपाकम दोरायराजन केस। देखो अभी 1951 में स्टार्टिंग में ही जाके पंगा पड़ गया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, 1951 से रिलेटेड क्या क्या बताया गया मैंने, ठीक है। तो इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, अगर फंडामेंटल और राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ज्यादा स्ट्रांगर कोर्ट किसको बोला सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक है। मीन इसने इंपॉर्टेंस किसको दिया, फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। और इसने कहा कि फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, बाय एनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या कहा गया था कि फंडामेंटल राइट को क्या किया जा सकता है, अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। एज ए दैट जिसमें 1951 में क्या हुई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी ना, जिसमें 9 शेड्यूल डाला गया था, वो आपको बताया था, ठीक है। तो वो इसलिए किया गया था, जैसे इसी के बाद पार्लियामेंट ने 1951, फिर 4th अमेंडमेंट 1955, 7th अमेंडमेंट 1964, ये सारी अमेंडमेंट की गई थी किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो मैं ऐसे तो उसने इंपॉर्टेंस किसको दी, फंडामेंटल राइट को, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967। इसमें साथ में क्या बोला था, पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ केस में क्या हो जाता है, इसमें कोर्ट बोलेगा फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी। अब कोर्ट अपनी जजमेंट ही बदल रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोलेगा कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपी, पार्लियामेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी। बोला पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड सकती है करने, लागू करने में, और इसको बोला इसमें बोलता है फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का मीनिंग क्या होता है,